गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट 12 CUET केमिस्ट्री असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? ये सॉलिड चैप्टर का क्वेश्चन है। सॉलिड जो 12th का पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या कहता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस तो आपको पता ही है क्या होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर समझिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में। जब आप उसको हीट करेंगे तो आसान तरीके से सॉलिड से लिक्विड में वो चेंज हो जाता है और एट अ फिक्स टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एक लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉलो नहीं करता है, वो अडॉप्ट नहीं करता है। जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विफाइड होना है उस टेम्परेचर पे ही वो लिक्विफाइड हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है या फिक्स्ड होती है या कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगर आप बात करते हैं अदर पार्ट की तो समझिए, हैज़ नो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। ये किसका है? एमोर्फस सॉलिड का पॉइंट्स। एमोर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री इजिली। इसकी जो ज्योमेट्री है वो इजिली डिफॉर्म हो जाता है, कट मतलब इसकी एक प्रॉपर कटिंग नहीं होती, प्रॉपर कट नहीं होता है। किसकी? एमोर्फस की, ठीक है ना, जो पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ। हैज़ इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है एमोर्फस सॉलिड के। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो गया आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये कहानी है जो आप हमेशा याद रखिएगा। वो चेंज होता है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसी पे वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शोज फ्रैंकल डिफेक्ट एक्सेप्ट। वो कौन सा सॉलिड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा और एक को छोड़ के। तो समझिए, आपको हमने क्या बताया था कि जो Ag वाला कंपाउंड होता है, AgI, AgBr, AgCl, कुछ भी, वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। तो AgBr एंड AgI ये तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा क्योंकि Ag वाला कंपाउंड है ना। तो Ag कहीं पर भी आएगा तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। और जो ZnS है वो भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। तो कौन है जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है? दैट इज KCl। जो आयोनिक सॉलिड होता है, जैसे KCl हो गया आपका, NaCl हो गया, ये सब क्या शो करेगा? शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। तो KCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है या NaCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका D। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? इसका D हो जाएगा। क्लियर हो गया? बाकी जितना भी आप देख रहे हैं ये सब फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, जबकि KCl या फिर आपका NaCl आ जाए, ठीक है, ये सब क्या शो करता है? जैसे CHCl आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब ग्रुप 1 के जो सॉल्ट होते हैं वो सब शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा, ठीक है बच्चा, और रिमेनिंग सब फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक्सेप्ट, इसके अलावा बाकी सब शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, मतलब वॉइड कैलकुलेट करना इन 0.5 मोल, ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म में हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। एक कंपाउंड है जो हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में है, मतलब वो किस में है बच्चा? HCP में, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है। तो उस कंपाउंड में 0.5 मोल अगर वो कंपाउंड है तो कितना वॉइड होगा? अगर ये हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड है कितना? 0.5 मोल्स। तो बोल रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितना होगा? वॉइड कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग दिया हुआ है, HCP दिया हुआ है। HCP में, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में कितना एटम होगा यहाँ पर? अगर मैं पर यूनिट सेल की बात करूं, पर यूनिट सेल की बात करें तो यहां पर 6 एटम आएंगे। कितना एटम आएंगे? 6 एटम।
मतलब अगर आप एक हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बनाते हो तो कितने एटम आएंगे यहाँ पर? 6 एटम आएंगे। कितने आएंगे? 6 एटम आएंगे यहाँ पर टोटल एक यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल में 6 एटम आते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको यह भी बताया गया है कि जितना एटम आता है टोटल उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। वो भी मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गया? 6। तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना हो गया? 6। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं हम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, दो ही तरह के बॉन्ड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। होता तो बहुत है, पढ़ना अपने को ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ही पढ़ना है। तो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बॉन्ड, अगर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 6 है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होता है बच्चा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड हो जाता है 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कितना है? 6। तो 2 इंटू 6 मतलब क्या हो गया? वो 12 हो गया। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना आ गया बच्चा? 12 आ गया। ये भी क्लियर है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 6, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना? 12। अब इस दोनों बॉन्ड को जोड़ेंगे तो टोटल बॉन्ड निकल जाएगा ना, टोटल बॉन्ड निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो टोटल बॉन्ड इन 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल की बात करते हैं क्योंकि अभी एक यूनिट सेल लिया था हमने। इस टोटल में कितना हो गया बताओ तो? 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18 बॉन्ड हो गया। क्लियर है क्या? 18 बॉन्ड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 बॉन्ड हो गया। एक यूनिट सेल में कितने हो गए? 18 बॉन्ड्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, एक यूनिट सेल में 18 बॉन्ड है और एक यूनिट सेल में कितने एटम है? एक यूनिट सेल में कितने एटम है बताओ तो? 6 एटम है। मतलब 6 एटम में टोटल बॉन्ड कितना हो गया? 18 बॉन्ड हो गया। एम आई राइट? तो चलिए 6 एटम हैव 18 बॉन्ड। एम आई राइट? तो एक एटम में कितना होगा? 18/6 मतलब 3 बॉन्ड। एक एटम में कितना है बॉन्ड? 3 एटम। तो बताओ एक मोल एटम में कितनी बॉन्ड? एक मोल एटम पता है आपको? एक मोल एटम, एक मोल कितने के बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। और इसी को क्या बोलते हैं हम? Na भी बोल देते हैं, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ? 3 इंटू इतना नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा Na लिख देते हैं, इतना वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है कि 0.5 मोल्स में, दिख रहा है इधर, इधर देखो इधर, 0.5 मोल्स में पूछ रहा है। 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल मतलब हाफ मोल। एक मोल में मतलब एक मोल में इतना वॉइड है, तो हाफ मोल में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 3Na इंटू हाफ। तो कितना हो गया बताओ? इतना वॉइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 3/2 Na और क्या हो जाएगा? ये वॉइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? या इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/2 इंटू, क्लियर हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? अब इसको कट कर लो, तुम ऐसे सॉल्व कर लो क्योंकि आंसर सॉल्व में दिया हुआ है। कितना हो जाएगा? 3.011। एम आई राइट? और सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा बताओ? 3 3 जा 9.011 इंटू, नहीं सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 933 इंटू 10⁻23 वाइट्स। इतने वाइट्स हो जाएंगे हाफ मोल्स में। क्लियर हो गया? तो अब देखिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक बार मैं और भी दिखा देता हूँ आपको, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से क्वेश्चन बना लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, एकदम कोई टेंशन नहीं है। एक यूनिट सेल में 6 एटम होते हैं, तो एक जितना एटम उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, उतना उसका डबल टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो एक यूनिट सेल में 18 बॉन्ड, एक यूनिट सेल में 6 एटम, मतलब 6 एटम में 18 बॉन्ड। एक एटम में कितना है और एक मोल में कितना, हाफ मोल में कितना, क्या है? न्यूट्री मेथड है, सॉल्व कर रहे हो। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बताइए। हेनरी लॉ कांस्टेंट किससे नोट करते हैं, इसको हम लोग के एच से नोट करते हैं ना, के एच को हेनरी लॉ से नोट करते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट से नोट करते हैं। तो बताइए कहाँ से आएगा इसका आंसर। आप जानते हैं कि P ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्ट या इज इक्वल टू, सीधा लिखता हूं मैं, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, लिख दो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यही तो होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की जगह पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी लिख सकते हैं, am I right? अब बताइए आपको क्या निकालना है, यहाँ से के एच निकालना है। तो बताइए तो के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एच इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ गैस इज डिवाइडेड बाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्लियर है। इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डोंट किया जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं आप। क्लियर हो गया। अब समझिए आप क्या देख रहे हैं कि के एच और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर के एच की वैल्यू ज्यादा हो गई, के एच की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो के एच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी फॉर द गैस फॉर लोअर सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो के एच की वैल्यू ज्यादा होगी, के एच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी सब गलत है। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है समझिए। तो रॉल्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ गैस, क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, राइट। ठीक है। तो वेपर प्रेशर को किसे नोट कर दिया, देखिए वेपर प्रेशर को P से नोट किया जाता है, वेपर प्रेशर को P से नोट किया जाता है। ठीक है। ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोल फ्रैक्शन को X से नोट किया जाता है और गैस मतलब गैस हो गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या लिखोगे, P गैस इज इक्वल टू, इसको जब हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है और एक ये भी कांस्टेंट लगता है P नोट ऑफ दैट गैस इनटू, और आगे क्या लगा देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अच्छा यहाँ पर गैस तो नहीं लेते, यहाँ पर लेते हैं हम वोलाटाइल कंपोनेंट्स लेते हैं। आप क्या ले लोगे यहाँ पर, वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब जो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, वोलाटाइल कंपोनेंट, दैट वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट। तो ये बन जाता है आपका रॉल्स लॉ का इक्वेशन। अगर आप यहाँ पर सॉल्यूट को क्या मान लेते हैं हम, सॉल्यूट को मान लेते हैं 1, क्योंकि 1 2 ले रहा है तो 1, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, सॉल्यूट को क्या ले लेते हैं 1, और सॉल्यूट क्या हो जाए हमारा, वोलाटाइल आ जाए। क्या आ जाए, वोलाटाइल आ जाए। मतलब क्या ले लेते हैं हम, अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है। या हमने क्या ले लिया, अल्कोहल। अल्कोहल जानते हो ना, जब अल्कोहल को गर्म करोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं वोलाटाइल। जैसे मान लिया हमने NaCl ले लिया, NaCl को गर्म करोगे, नमक को गर्म करो तो वेपर थोड़ी बनाएगा वो, तो इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, तो ये नहीं लेंगे हम। ठीक है। तो ये वोलाटाइल अल्कोहल ले लिया। तो इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर सॉल्यूट हमारा वोलाटाइल सॉल्यूट है तो यहाँ पर क्या बनेगा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू P नोट ऑफ 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। क्लियर हो गया। अगर 1 1 मतलब सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला बी वाला ऑप्शन। ठीक है। अब अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप मान लेते हो ये सॉल्यूट वोलाटाइल है तो बच्चा सॉल्वेंट तो हमेशा वोलाटाइल ही लेते हैं। सॉल्वेंट को किससे नोट कर दिया हमने, 2 से, और ये हमेशा वोलाटाइल ही लेते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा 12th क्लास में, ये हमेशा वोलाटाइल लेते हैं। जैसे वाटर एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, P ऑफ वाटर इज इक्वल टू P नोट ऑफ वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ
वाटर। और वाटर को किससे नोट किया गया? 2 से नोट किया, तो क्या लिखेंगे? P ऑफ 2 इज इक्वल टू P नोट ऑफ 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। तो ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 2 भी मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। बाकी अगर आप चेक करेंगे बच्चा तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, नहीं होगा। क्योंकि आप अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2, मतलब दोनों सेम ही आना चाहिए। यहाँ पर भी 1 और 1 दोनों सेम ही आना चाहिए, ठीक है ना। आप कहेंगे सर कि P ऑफ 1 इक्वल टू P नोट ऑफ 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। नहीं 1 2 कैसे आएगा? दोनों सेम ही आएगा। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है, बाकी इसका गलत है, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बेसिक सा टर्म है। क्या कहता है? द टर्म एजियोट्रॉप्स रिफर्स टू। एजियोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? अ सॉल्यूशन विथ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। जिस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, उसी को बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। ए ही से क्या है इसका? सही है, बाकी सब गलत है। और सॉल्यूशन विथ वेरिएबल बॉइलिंग पॉइंट गलत है, ये सब गलत है। फ्रीजिंग पॉइंट की तो कहानी ही नहीं आती यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बच्चा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखना। ये सब वेरिएबल बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पर। फ्रीजिंग पॉइंट की तो बात ही नहीं होती यहाँ पर। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है। 12th में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है? अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर। बताइए करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.5 एम्पियर। क्लियर हो गया। इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 30 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट्स दिया हुआ है। 30 मिनट्स दिया हुआ है, जिसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 30 इंटू 60 कितना हो गया? 1800 सेकेंड हो गया। क्लियर हो गया, ये वाला निकाल लिया हमने। उसके बाद क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, मतलब W आपको निकालना है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 107 दिया हुआ है और फैराडे कांस्टेंट ये दिया हुआ है। तो बताइए तो कैसे निकालते हैं? आपको पता होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये फैराडेज फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? W इक्वल टू ZIT, याद है ना आपको। और Z को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो W इक्वल टू क्या बन जाता है? E अपॉन 96500। ये किसका वैल्यू है बच्चा? ये Z को इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। Z इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। क्लियर हो गया। अब आइए अगर मैं E को एक्सपेंड करूं तो E के बदले में क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉरी मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या लिख रहा हूं मैं? E का जो वैल्यू होता है जिसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है ना, इनटू। अब देखिए ये 96500 डिवाइड में, तो यहाँ पर लिखते हैं 1696500 इंटू आई इंटू टी, तो आ ही जाएगा। ये बन गया आपका W। ये तो मैंने भी पढ़ाया, बहुत बार आपको पढ़ाया है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। बताइए W इक्वल टू क्या होगा? W तो निकालना है। मोलर मास कितना दिया हुआ है? ये तो दिया हुआ ना 107 ऊपर में, ये तो दिया हुआ था मोलर मास। देखिए ये है ना 107 मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्या है आपके पास? सिल्वर है। सिल्वर के पे कितना चार्ज आता है? बताइए सिल्वर पे चार्ज कितना आता है? 1 आता है, क्योंकि Ag प्लस लिखते हैं हम हमेशा, Ag प्लस लिखते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसका हो जाएगा 1। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 अपॉन 96500 इंटू आई कितना है? 2.5 इंटू टाइम कितना है? 1800 सेकेंड। क्लियर और नोट क्लियर? क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो W की वैल्यू आ जाएगी 5.03 ग्राम। ये आ जाएगा 5.03 ग्राम हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें देखिए कोई भी आंसर नहीं है, 5.3 ग्राम नहीं है ना, बट आंसर यही होगा। आंसर यही होगा, इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे बनाएंगे ये वाला एक बार नीचे कर देता हूँ मैं, वीडियो पॉज कर लेना और अच्छे से बनाना, ये बना लेना इसको। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये सब तो बहुत बार आपको पढ़ाया गया है। ई का वैल्यू होता है ZIT, फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना, बना लोगे। टाइम को यहाँ पर जो टाइम है उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है, मतलब क्या निकालना है आपको, ई नोट ऑफ सेल निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। उसमें आपको ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है आपको, ठीक है, और ये सब वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको ईएमएफ भी दिया हुआ है, ई कैथोड ई एनोड सब दिया हुआ है आपको, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है ई सेल। तो चलिए क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ईएमएफ ऑफ जिंक के केस में दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। अच्छा बताइए जिंक के केस में, ध्यान से देखिए, जिंक के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 चार्ज से इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो +2 से 0 जा रहा है, मतलब चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ देखिए चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम मतलब वो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और अगर रिडक्शन है तो कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर हो गया, मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर पे कौन सा चार्ज है, +2, और यहाँ पर कौन सा है, 0, तो फिर से ये क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, और ये भी कौन सा पोटेंशियल दे रखा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। क्लियर है, और हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए। अब आइए कौन एनोड कौन कैथोड, ठीक है, पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना। तो अब पता करना पड़ेगा कौन कैथोड कौन एनोड। तो समझिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर आता है तो जिंक कैथोड एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा। तो जिंक वाला क्या बन गया, ये एनोड बन गया, और ये क्या बन गया आपका, कैथोड बन, और ये इसकी वैल्यू दी हुई है, राइट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं। तो बताइए चेंज करने की तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ई कैथोड कितना है, कैथोड यही है और दे रखा है 0.34 माइनस है ना, माइनस यहाँ पर तो माइनस लगा दिया। ई एनोड की वैल्यू कितना दे रखी है, -0.76, दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका +1.10 वोल्ट। ये आ जाएगा आंसर, दोनों को जोड़ेंगे तो आप तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बना लोगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये ई कैथोड माइनस ई एनोड का फॉर्मूला था। आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले जो दिया उसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाएगा। दूसरी बात, चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है, अगर चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन, तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर चार्ज बढ़ रहा होता तो ऑक्सीडेशन, तो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता, तो फिर उस पर फिर माइनस लगा के इसको प्लस बना लेते हैं, है ना, ये पता ही होगा आपको। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, जो लेड एसिड बैटरी जो होता है, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है, जो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी है उसी को बोला जाता है लेड स्टोरेज बैटरी। तो बताइए वो कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स है। तो समझिए तो पता चल ही गया होगा, जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है वो क्या होता है बच्चा, वो हमारा प्राइमरी सेल नहीं होता है, वो सेकेंडरी सेल होता है। प्राइमरी सेल बोलते हैं जिसको आप एक ही बार चार्ज कर सकते हो, और जो सेकेंडरी सेल होता है वो बार बार रिचार्ज कर, मतलब वो बार बार चार्जेबल होता है, रिचार्जेबल होता है वो। तो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो रिचार्जेबल है, मतलब सेकेंडरी सेल है, और ये बोल रहा है कि प्राइमरी सेल में मतलब एक ही टाइम चार्ज होगा, तो ये प्राइमरी सेल तो है नहीं, ये तो रिचार्जेबल बैटरी है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है इसका, फॉल्स है, यही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन ए इज फॉल्स। बाकी सभी जगह बाकी सब सही है। कैथोड मेड अप ऑफ लेड +2, ये लेड ऑक्साइड का बनता है कैथोड, मतलब PbO का बनाते हैं हम लोग, PbO2 का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, PbO2 का, ध्यान रखिएगा किसका बनाते हैं यहाँ पर, PbO2, मतलब Pb पे लेड पे +4 चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद समझिए यहाँ पर क्या होने वाला है, उसके बाद एनोड इज मेड अप ऑफ, सही बात है, ये लेड का बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। तो बस ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, टी हाफ आपको दिया हुआ है 8 मिनट्स, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू दे रखा है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट इज 0.5 मोल। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए नोट की वैल्यू आपको दी हुई कितना 0.5 मोलर। तो कहता है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन आफ्टर 16 मिनट्स। तो 16 मिनट्स के बाद जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज 80, वो कितनी होगी ये निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम क्या जानते हैं कि K इक्वल टू होता है ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी, ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी। जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा, ये दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी। एम आई राइट। तो बताइए यहाँ से ए टी निकालते हैं, ए टी तो क्या मैं ए टी को इधर लेके आ जाऊँ, ये माइनस में तो ये ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू क्या होगा ए नोट माइनस के टी। एम आई राइट। अच्छा हाफ लाइफ टाइम मतलब टी हाफ है, आपको पता है एट टी हाफ ए टी जो होता है ए नोट जो होता है वो क्या हो जाता है ए टी अपॉन टू हो जाएगा, ए टी अपॉन टू हो जाएगा। मतलब सॉरी ए नोट नहीं ए टी की वैल्यू, यहाँ पर एक सेकेंड मैंने उल्टा लिख दिया, ए टी की जो वैल्यू है ए टी वो क्या हो जाएगा ए नोट अपॉन टू हो जाएगा। मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका हाफ कर दोगे तो वही हो जाएगा ए टी फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है ना, हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना बचेगा, जितना इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका आधा, तो ये 80 ए नोट अपॉन टू उसका आधा हो गया वो। क्लियर है। तो बताइए यहाँ से इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ ए टी की वैल्यू ए नोट अपॉन टू पुट करूँ तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा ए टी, यहाँ पर देखो ए टी है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं ए नोट अपॉन टू इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, मतलब सब ए नोट में ले आए हम। ठीक है, ए नोट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 मोलर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 मोलर। तो 0.5 अपॉन टू इज इक्वल टू 0.5 माइनस के इंटू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 8 मिनट्स दिया है ना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 8K या K8 कुछ भी बोल दो। क्लियर हो गया। यहाँ से 8K को इधर लेके आ जाती है, ये माइनस में है, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 8K इक्वल टू 0.5 माइनस 0.25। एम आई राइट। तो यहाँ से K इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब 0.5 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 0.25 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8 लगा दिया इक्वल टू आ गया K। क्लियर है यहाँ तक। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 0.031, ये K का वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ से K निकाल लिया आपने। कैलकुलेट करने के लिए आ गया समझ में, वीडियो पॉज कर लेना, अच्छे से लिख लेना क्या दिया हुआ है, क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, सब अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये K का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब जब K निकल गया तो आपको टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 16, ये टी हाफ नहीं है, ये 16 मिनट पूछ रहा है कि 16 मिनट्स के बाद ए टी की वैल्यू कितनी होगी, जबकि ए नोट कितना दिया हुआ है 0.5। K निकल चुका है, K निकाल लिया हमने पहले इक्वेशन की मदद से। तो बताइए यहाँ से K का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बताया था ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी। वहाँ तो हाफ दे रखा ना, 8 मिनट तो हाफ लाइफ टाइम था, ये 8 मिनट्स हाफ लाइफ टाइम था ना 8 मिनट, इसीलिए हाफ लाइफ मतलब ए टी जो था उसको क्या बना लिया ए नोट अपॉन टू बना लिया। अब यहाँ पर टी आ गया। तो बताइए K का वैल्यू कितना है 0.031 इज इक्वल टू ए नोट 0.5 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो निकालना हमें, अपॉन टी कितना है 16। क्लियर हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना तो x की वैल्यू आ जाएगी आपको 0.01। कितना हो जाएगा बताओ 0.01 आ जाएगा, 0.01। क्लियर हुआ, मोलर आ जाएगा, मोलर। क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ, क्लियर है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है 0.01,
ये 0.25 है, 0.375 है, 0.5, 0.1 आ रहा है ना, इसको चेक करना, सॉल्व करना कितना आता है। 0.01 आता है या 0.1 आएगा, देख लेना। तो ये आ जाएगा आपका 0.1, मतलब ये वाला बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बार चेक कर लेना, शायद ये हमने गलत लिख दिया क्या, यहाँ पर सॉल्व कर लेना, ऑप्शन बी आ जाएगा, बनेगा ऐसा ही। क्लियर हो गया? इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो ऑफलाइन क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। इन अ रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं? टोटल एनर्जी को बोलते हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दोनों का सम होता है, दोनों का सम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं आपको, ये इस तरह से ग्राफ हो गया, यहाँ पर एनर्जी का ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से मान लो ये रिएक्टेंट है और इस तरह से आपने बनाया होगा, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो एनर्जी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इसको बोलते हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और इस टोटल एनर्जी को क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो गया? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये बन गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी आप चेक करेंगे तो सभी इनकरेक्ट है, माइनस लिखा हुआ ये सब होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है विच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जिसका रेट किस पे डिपेंड नहीं करता है। बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं हम? आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसका पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और किसी भी चीज़ के ऊपर 0 पावर रख दो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया? के। तो आर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो पता चल गया आपको सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी सब क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द पेप्टाइजिंग प्रोसेसेस, द पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसको दूर दूर कर देते हैं, तो डिसएग्रीगेशन हो जाता है, डिसएग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जो भी कोलाइडल पार्टिकल होता है उसको दूर दूर कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करता है बच्चा? तो याद रखिएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यहाँ पर सोप एंड डिटर्जेंट काम करता है। सोप एंड डिटर्जेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? जो इमल्सन्स बनाने में काम करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से हम इमल्सन्स बनाते हैं, जैसे ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर एक इमल्सन है, इसको कैसे बनाएंगे? तो ऑयल लेंगे, वाटर लेंगे और एक इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे, तब जाके ये दोनों एक इमल्सन्स बना पाएगा। तो उसी को बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट में क्या लेंगे सर? तो हम सोप लेंगे या डिटर्जेंट लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? तो बाकी ये सब क्या है? रॉन्ग है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।